जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग संविधान की उद्देशिका को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर वर्ष 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरुवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। प्रश्न संख्या 2, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? आंसर ऑप्शन सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 3, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? आंसर ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 धारा 2 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? आंसर ऑप्शन ए, उद्देशिका या प्रस्तावना में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका द प्रेम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीयत को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? आंसर ऑप्शन ए, 3 प्रकार के न्याय जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानता या समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है और एक भ्रातृत्व या
बंधुता का वर्णन या उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी। जनवादी शब्द भारत के प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ भी जनवादी है, यहाँ भी जनवादी है और यहाँ भी जनवादी है। ये तीनों जो ऑप्शन है वो ये चारों जो ऑप्शन है वो गलत है। जनवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि यह जो चीन के संविधान है उसमें उल्लेख किया गया है जनवादी का। जो इसका सही क्रम है वह है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्नगत दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। भारतीय संविधान के भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं ये प्रस्तावना। इनमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात प्रस्तावना में इन शब्दों का निर्धारित क्रम सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र है। नोट यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। जनवादी, पीपुल्स शब्द का भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं उल्लेख है, बल्कि यह चीन के संविधान में उल्लेख मिलता है। उल्लेख वहाँ पर किया गया, चीन के संविधान में जनवादी शब्द का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन सी, एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक का। प्रश्न संख्या 8, निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो पहला हो जाएगा सार्वभौम, दूसरा हो जाएगा समाजवादी, तीसरा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और चौथा हो जाएगा प्रजातांत्रिक। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? आंसर ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। प्रश्न संख्या 10,
निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? आंसर ऑप्शन सी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? आंसर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? आंसर ऑप्शन डी, अखंडता शब्द। इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद शब्द, पंथ निरपेक्षता शब्द, ये दोनों शब्द जोड़े गए। इसके साथ ही अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 3। प्रश्न संख्या 15, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताएं कि इनमें से कौन सही है। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, यह सही है। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और वही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बना। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया था कौन सा सही है। 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की गई और आगे चल के यही प्रस्ताव भारत की उद्देशिका बन गया, भारत की संविधान की उद्देशिका बन गया। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं करती है। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 16 संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? आंसर ऑप्शन बी, यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 17 भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। आंसर ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ऑप्शन ए, 42वें संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 19 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा लाया गया था? आंसर ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 20 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी शब्द सम्मिलित नहीं थे, पंथ निरपेक्ष शब्द सम्मिलित नहीं थे और अखंडता शब्द भी सम्मिलित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सम्मिलित नहीं थे। 4 गणतंत्र सम्मिलित था और इन तीनों मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 21 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रश्न संख्या 22 भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सही है, सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी ठीक है। अवसर की समानता ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा या गरिमा ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी चारों उत्तर सही है। भारत के संविधान के आमुख प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है। प्रश्न संख्या 23 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कारण है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता
शब्द जोड़े गए। प्रश्न संख्या 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। प्रश्न संख्या 25, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? आंसर ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 26, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। आंसर ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता से जाना जाता है। सार्वभौमिकता के रूप में यह जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होना चाहिए। प्रश्न संख्या 27, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आंसर ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार यदि धर्मों को राज्य द्वारा समान प्राश्रय अपेक्षित है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? आंसर ऑप्शन डी, संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व है, परंतु संघीय फेडरल शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में नहीं है? आंसर ऑप्शन डी, लोक कल्याण। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का वर्णन है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का भी वर्णन है, विश्वास की स्वतंत्रता का भी वर्णन है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय का उल्लेख है, जबकि
धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक न्याय। प्रश्न संख्या 32, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान का अंग नहीं थे, एकदम सही है। इन्हें 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 77 में जोड़ा गया था, गलत है। 1977 के संशोधन में जोड़ा गया था, यह गलत है। 1985 के संशोधन द्वारा इन शब्दों को जोड़ा गया था, ये भी गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, यह भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही है। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू मूल संविधान के अंग नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धारा 2 के द्वारा 3 जनवरी 1977 से इन्हें जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। वही बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। इसीलिए अम्बेडकर के संबंध में अगर यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर डी होगा। डी अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? आंसर ऑप्शन डी, के.एम. मुंशी ने। प्रश्न संख्या 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? आंसर ऑप्शन ए, बी.आर. अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रश्न संख्या 36, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी संघ 1960 में। कहा गया था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं कहा गया, बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में। लेकिन
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया, अर्थात अंग मान लिया। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोली, ये गलत है। बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ये भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्नगत वादों में बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्ष्य है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? आंसर ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में, हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या की गई है? आंसर ऑप्शन सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसीलिए संविधान में प्रभुत्व की भावना पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? आंसर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 41, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है।
भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। वे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न होना। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 42। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? आंसर ऑप्शन डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सांस्कृतिक नहीं और धार्मिक नहीं। प्रश्न संख्या 43। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व में। मूल अधिकार में नहीं। संविधान की उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। प्रश्न संख्या 44। भारत के संविधान की उद्देशिका, इसका आंसर है ऑप्शन डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की वृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुबारी यूनियन 1960 के प्रकरण में किए गए निर्णय अर्थात उद्देशिका भारत के संविधान का भाग नहीं है को उलटते हुए किया गया था। इस प्रकार यद्यपि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा संविधान के अन्य भागों के निर्वचन में इसकी सहायता ली जाती है। इसकी सहायता ली जा सकती है किंतु संविधान के अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। प्रश्न संख्या 45। संविधान में दिए गए आमुख उद्देशिका न्यायालय में लागू नहीं होता है, सही है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, ये भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, ये भी सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी सही है। ये चारों ही कथन सही है। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधित सभी चारों कथन सत्य है, परंतु किसी भी विकल्प में से सभी कथन सम्मिलित नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अनन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेषण स्रोत पर नहीं लगा है।
इसीलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं जिसमें अधिकतम मैक्सिमम कथन शामिल किए गए हो। इस दृष्टि से विकल्प सी और डी समान रूप से चयन किए जाने योग्य हैं। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है। गलत। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। ये भी गलत है। सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है। ये सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्यभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। धन्यवाद।